नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे रूस के जो विदेश मंत्री हैं लार्गाई सावराव, उनके वेनेजुएला दौरे के बारे में। जी हाँ, रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो जाते हैं वेनेजुएला में और वहां पे जाकर कहते हैं कि हम निकोलस मादुरो के साथ हैं और वेनेजुएला को संकट से उबारने में इनकी सहायता करेंगे। जी हाँ, वेनेजुएला को संकट से उबारने की। अब वेनेजुएला में क्या संकट है? देखिए, आपको पता है कि वेनेजुएला जो है वो इस समय जो है वो इन्फ्लेशन की, अर्थव्यवस्था की और महंगाई का, गरीबी का जो भयंकर संकट है उससे जूझ रहा है। उसके बारे में चर्चा करते हैं। वेनेजुएला देश क्या है, संकट क्या है और उस संकट से पूरे विश्व को क्या सीख मिल सकती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में। देखिए, वेनेजुएला है वो एक देश है जो कि है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एकदम उत्तर में स्थित यह देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला देश की खासियत यह है कि विश्व के सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार इसी देश में पाए जाते हैं। जी हां, आपको सोच के अचंभा हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। आपको लगता था कि इराक के पास होंगे, सऊदी अरब के पास सबसे ज्यादा पेट्रोल होगा या कई गल्फ कंट्रीज ईरान के पास होगा, लेकिन जी नहीं, विश्व का सर्वाधिक पेट्रोलियम है वेनेजुएला के पास। ठीक है, और वेनेजुएला के पास ये जो पेट्रोलियम के अथाह भंडार हैं, इन भंडारों की वजह से क्या हुआ कि कंपनियां आनी शुरू हो गई, तेल निकालना शुरू कर दिया, उद्योग धंधा पनपना शुरू हुआ, वेनेजुएला में निजीकरण शुरू हुआ, बहुत सारे उद्योगपति बनने लगे। और जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती है, जब कोई देश है वो उद्योग के क्षेत्र में बढ़त करने लगता है, तब वहां पे चुनाव जीतने का एकमात्र मुद्दा रहता है, वो रहता है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। बहुत ही 1% लोगों के पास 99% लोगों की संपदा है और ये सारे पैसे जनता का है, जनता को मिलना चाहिए। इन मुद्दों के साथ अगर ऐसे बढ़ते हुए विकासशील देशों में अगर इन मुद्दों को भुनाया जाए तो आप चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। 1999 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1999 में आते हैं यूगो सावरज। यूगो सावेज जो हैं वो क्या करते हैं? ह्यूगो सावेज जो हैं वो 1999 में चुनाव लड़ते हैं इन मुद्दों पर कि ये जो पैसा है, ये जो दूसरी कंपनियां हैं वो कमा रही है, कुछ लोग हैं वो पेट्रोलियम से पैसा कमा रहे हैं, ये सारा पैसा जनता का है, इसको जनता में वितरित कर देना चाहिए। ठीक है, इस बेस पे वो चुनाव जीतते हैं 1999 में ह्यूगो सावेज। जब वो चुनाव जीतते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सारी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों का जो है वो सरकारीकरण कर देते हैं। साम्यवादी है वो व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है। निजी जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उनको धक्का देकर कह दिया जाता है कि ये सारी कंपनियां हमारी है, हम ही पेट्रोल निकालेंगे, हम ही बेचेंगे और जो पैसा आएगा वो जनता में बांट दिया जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे यहाँ भी चलता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेरोजगारी भत्ते, मुफ्त की जो आदत जो हमें भी लगाई जा रही है, ये 1999 में वेनेजुएला में लगाई गई थी ह्यूगो चावेज द्वारा। ठीक है, ये होना शुरू होगा। और उस समय एक बहुत अच्छी बात ये थी कि पेट्रोलियम के प्राइसेस जो थे वो बहुत हाई थे। उससे होता क्या था कि वेनेजुएला पेट्रोलियम पेट्रोलियम बेचता था, पैसा कमाता था और जनता में बांटता था। ह्यूगो चावेज ने ये काम करना शुरू किया। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 रुपए मिल रहे हैं पेट्रोलियम बेच के वेनेजुएला को, तो 80 रुपए जो है वो जनता में बांट देते। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, बेरोजगारी भत्ते, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, मजे लो तुम तो। पेट्रोल बेचते रहे और जनता में पैसे लुटाते रहे। ठीक है, यानी 100 रुपए कमाते, 80 रुपए जनता, फिर भी 20 रुपए बच जाते। ऐसी परिस्थिति थी वेनेजुएला की। 1999 से लेके 2013 तक ह्यूगो चावेज रहे और यही सिस्टम चलता रहा। वेनेजुएला बन गया साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश, क्योंकि उसके पास था पेट्रोलियम। ठीक है, फिर क्या होता है, 2013 में ह्यूगो चावेज जब चले जाते हैं, इस देश से मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उसके बाद जो नए राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं निकोलस मादुरो। ठीक है, निकोलस मादुरो जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी किस्मत होती है खराब। उस खराब किस्मत का कारण होता है कि पेट्रोलियम के जो दाम हैं वो अब धीरे धीरे गिरने लगे मार्केट में।
ठीक है, यानी जो पहले 100 रुपए कमाकर 80 रुपए जनता में बांटते थे पेट्रोलियम बेच के, अब निकोलस मादुरो के समय क्या होता है कि जो पेट्रोलियम बिक रहा है उससे रुपए ही 30 आ रहे हैं, लेकिन आपको 80 रुपए जनता को बांटने पड़ेंगे क्योंकि जनता को लग चुकी है फोकट की लत। और जब जनता को फोकट की लत लग चुकी है, अगर आप 80 रुपए जनता में नहीं बांटेंगे तो आपको आपके पद से जनता 2 मिनट में हटा देगी। तो निकोलस मादुरो की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी, पैसे आ नहीं रहे थे, पेट्रोलियम की कीमतें वो गिर चुकी थी। तो निकोलस मादुरो ने क्या कहा कि करेंसी कर देंगे, नोट छापो और जनता में बांटो, क्योंकि जनता को फोकट का सब कुछ मिलते रहना चाहिए वरना जनता हमें हटा देगी। जब करेंसी ज्यादा छापी गई तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई। यानी आप जनता में पैसे कितने ही बांट दो, जब आपके पास उत्पाद ही नहीं है, जब आपके पास कुछ पैदा ही नहीं हो रहा, आपके पास सामान, तो पैसों का क्या करोगे? आपके पास देश में है ही 1 किलो चीनी और आपके पास चाहे 50 करोड़ रुपए हो तो भी आप क्या करेंगे? उससे आएगी तो 1 किलो चीनी ही। और यही हुआ वेनेजुएला के साथ। इन्फ्लेशन रेट पहुंच गई 13 लाख %। यानी हमारे यहाँ पे 7-8% जो इन्फ्लेशन रेट होती है, जो महंगाई दर पहुंचती है, तो मीटिंग होना शुरू हो जाती है, आरबीआई की, वित्त मंत्रालय की, हड़कंप बज जाता है। 13 लाख % पहुंच गई इन्फ्लेशन रेट। हालत होगी वेनेजुएला की खराब। एक कप कॉफी आपको पीनी है, 25 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, और आप तब हुआ क्या कि एक नई करेंसी निकालेगी। भाई आपको जब 10 लाख रुपए में वो चीज मिल रही है जो 1 रुपए मिल रही है, तो नोट ही 10 लाख का 10 लाख का नोट है वो निकाल दिया गया। ठीक है, अब होता क्या है? अब होता यह है कि अमेरिका को पता लग जाता है 2017 में कि वेनेजुएला की हालत हो चुकी है खराब। ठीक है, और अमेरिका है वो क्या करता था? वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, वो खरीदता था अमेरिका। 2017 में जैसे ट्रंप आते हैं, उनको पता लग जाता है कि वेनेजुएला की हालत इस मुफ्तखोरी ने कर दी है खराब, बर्बाद कर दी है। ठीक है, तो क्या होता है? अमेरिका कहता है, ट्रंप कहते हैं कि हम आपसे कोई पेट्रोल वेट्रोल संबंध वंबंध नहीं रखेंगे और जय श्री राम है। ठीक है, उनका भी खत्म हो जाता है। अब वेनेजुएला की स्थिति आ जाती है कि जो वेनेजुएला कभी 60 लाख बैरल पेट्रोलियम डेली उत्पादन करके बेचता था, उसकी वो बेचने लगता है 3 लाख बैरल पे, उसकी हालत आ जाती है। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था के शब्दों में कहें तो वेनेजुएला को डच डिजीज लग जाती है, डच बीमारी लग जाती है। डच डिजीज क्या होती है? देखिए, इससे पूरे विश्व को सीख लेनी चाहिए। डच डिजीज होती है जब आपकी अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ किसी एक उद्योग धंधे पर आधारित हो, यानी और उस वो उद्योग धंधा होता है, उसके प्रभाव के कारण कोई उद्योग धंधा दूसरा पनप ही नहीं रहा। यही तो वेनेजुएला के साथ हुआ। वेनेजुएला में सिर्फ पेट्रोलियम का धंधा था, सिर्फ पेट्रोल के आधार पर पूरी उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी थी। दूसरा कोई धंधा लोग करते ही नहीं थे क्योंकि मुफ्त के पैसे आ रहे थे, पेट्रोलियम बेचो पैसा आ रहा है, और कोई उद्योग धंधा वेनेजुएला के पास नहीं था। अब जब पेट्रोलियम का उद्योग धंधा खत्म हो गया, वो नीचे पूरा कोलैप्स हो गया, तो वेनेजुएला के पास और कोई उद्योग ही नहीं था। ये होती है डच डिजीज, जब आपके पास सिर्फ एक धंधा हो, उसी से आपकी अर्थव्यवस्था चल रही हो, और आप इसके बारे में बिल्कुल भी आपने नहीं सोचा कि जब ये उद्योग धंधा कोलैप्स हो जाएगा तब क्या होगा। यही वेनेजुएला का हुआ, यही डच डिजीज हुई। ये डच डिजीज नाम आता है क्यों? क्योंकि 1977 में 1977 में नीदरलैंड के साथ ये हुआ था। उनका भी एक ही उद्योग पर आधारित था और वो पूरा कोलैप्स हो गया, तो उसकी अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई थी। ठीक है, और ये देखना, ये डच डिजीज है, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं, इनकी भी यही स्थिति है। ये पेट्रोलियम के आधार पर ही मौज मार रहे हैं। जिस दिन कोई विकल्प मिल गया, पेट्रोलियम का विकल्प मिल जाने पर जब ये धंधा खत्म हुआ, तो ये इनकी सबकी भी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, इनको भी डच डिजीज लगने वाली है। तो देखिए साहब, वेनेजुएला की हालत हो गई खराब। 2019 में जनता कहती है कि मादुरो को हटाओ, गरीबी गरीबी हो गई, चारों तरफ भुखमरी आ गई। चुनाव होता है निकोलस मादुरो और खुआन गोइडो के बीच में। ठीक है, निकोलस मादुरो फिर जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने चुनाव में गजब का भ्रष्टाचार किया जीतने के लिए। यूएसए इस मुद्दे को ले जाता है यूएनओ में, कहता है कि निकोलस मादुरो है वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं है वेनेजुएला के, जो सही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो है खुआन गोइडो, जो हारे हैं चुनाव में। ठीक है, यूएनओ में बाकायदा वोटिंग होती है। चीन और रशिया कहते हैं कि जैन जी नहीं, ये जो निकोलस मादुरो है जो जीते हैं वही राष्ट्राध्यक्ष हैं, जबकि 3 देश होते हैं, अमेरिका, यूके और फ्रांस, वो कहते हैं कि जो हारे हैं चुनाव खुआन गोइडो, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं। और ये विवाद लंबे समय तक चलता रहता है और अब परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि
वेनेजुएला की हालत देखो आज भी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन जब जो बाइडेन आते हैं तो वो प्रस्ताव भेजते हैं वेनेजुएला के पास। कारण क्या है? क्योंकि जो यूएस है वो भी तो तेल ज्यादा कहां से खरीदे, उसकी भी मजबूरी थी वेनेजुएला से तेल खरीदने की। उसके भी जो रिजर्व है अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तब जो बाइडेन आते हैं, वेनेजुएला के अभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं निकोलस मादुरो के पास, जिनके वो एंटी है अमेरिका, वो आते हैं, कहते हैं कि हम आपके साथ वापस जो है तेल लेना शुरू कर देंगे। तभी यही कारण है कि रूस के विदेश मंत्री आए हैं और वो कहते हैं निकोलस मादुरो कि अब आप अमेरिका के झांसे में मत आना, हम आपसे तेल की है वो आपकी सेटिंग बैठा देंगे, आपके यहाँ पे निवेश करेंगे, सब कुछ करेंगे और वापस आपकी जो इकोनॉमी को अच्छी तरीके से डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तेल है, तेल खूब है, लेकिन फिर भी अमेरिका और रूस जैसे देशों की सहायता की जरूरत क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वेनेजुएला में जो तेल पाया जाता है वो सबसे हैवी ऑयल है। विश्व में पाए जाने वाला जितना भी पेट्रोलियम है सबसे भारी पेट्रोलियम है, यानी उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर दूसरा होता है पेट्रोलियम के अलावा। इसके कारण बहुत बड़े-बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े-बड़े संयंत्रों की आवश्यकता होती है। वो वेनेजुएला में साम्यवादी मुफ्तखोरी के चक्कर में आई नहीं। बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां चली गई थी। अब यही कारण है कि पेट्रोल तो है लेकिन उस जमीन में पड़ा है, लेकिन वो हैवी ऑयल है, उससे पेट्रोलियम निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको इसकी आवश्यकता है। तो रूस ने आके ढांढस बंधाया है और कहा है कि आप अमेरिका के चंगुल में मत फंसना, अब आप हमारे ही साथ रहो, हम आपको इस संकट से उबारेंगे। तो ये था वेनेजुएला संकट, वेनेजुएला की रूस से बढ़ती करीबियां, और हमने काफी चीजें आज बढ़ी और इसके बारे में आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने साथियों के साथ, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।